नमस्कार, वेलकम बैक। परिवर्तन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। हिस्ट्री के सीरीज को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग नेशनल मूवमेंट यानी राष्ट्रीय आंदोलन को पिछले क्लास में स्टार्ट किया था। उसका बैकग्राउंड हमने आपको बता दिया था कि आज़ादी की लड़ाई जो 1885 में आरंभ हुआ और 1947 तक चला, उसके कितने चरण हुए, कैसे कैसे ये आगे बढ़ा, क्या क्या घटनाएं हुई, इसके बारे में कुछ चर्चा हम लोगों ने पिछले क्लास में कर लिया था। आज के क्लास में हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे और पहले चरण से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। 3 चरणों में डिवाइड किया गया था। पहला चरण उदारवादी चरण कहलाता है, जो 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक चलता है। दूसरा चरण जो उग्रवादी चरण था, ये 1905 से 1919 तक चलता है। और तीसरा चरण जिसको गांधी युग के नाम से जाना जाता है, ये 1919 से लेकर 1947 तक चलता है। और इसी में क्रांतिकारी चरण भी आ जाएगा, जिसको उग्रवादी चरण भी कहा जाता है। जिन लोगों को हम लोग क्रांतिकारी कहते हैं, अंग्रेज उनको आतंकवादी कहा करते थे। तो इन लोगों ने हिंसा का रास्ता अपनाया देश को आजाद कराने के लिए। और इसके 2 चरण हुए, एक 1905 से लेके 1915 तक पहला चरण, और जो दूसरा चरण था ये 1924 से लेकर के 1934 तक चला था। तो इसी सेगमेंट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आज के क्लास में देखते हैं कि आजादी की लड़ाई कैसे कैसे आगे बढ़ती है। तो पहला चरण जो हम लोगों ने देखा था नेशनल मूवमेंट का, राष्ट्रीय आंदोलन का, राष्ट्रीय आंदोलन, इस राष्ट्रीय आंदोलन का जो प्रथम चरण था, प्रथम चरण, इस प्रथम चरण का कालखंड क्या था? ये 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक चलता है। और इस चरण की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई है, वह एक पार्टी के गठन के साथ आरंभ होता है। और उस पार्टी का नाम क्या था? उस पार्टी का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो प्रथम चरण का आरंभ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के साथ हो जाता है। तो इस प्रथम चरण को उदारवादी चरण या नरमपंथी विचारधारा कहा जाता है। उदारवादी चरण। और इसमें जो विचारधारा कार्य कर रही थी उसको उदारवादी विचारधारा कहा जाता है। उदारवादी विचारधारा। और इसमें हम लोगों ने समझा था कि जो पहला चरण हुआ था, ये राष्ट्रीय आंदोलन का वो हिस्सा है जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले जो लोग थे, वो लोग भारत को संवैधानिक तरीके से देश को आजाद कराना चाहते थे। ये लोग हिंसक कार्रवाई में विश्वास नहीं करते थे और संवैधानिक तरीके से आजादी के पक्ष में थे। तो ये लोग प्रार्थना पत्रों के माध्यम से, लेखों के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से, शिष्टमंडलों के माध्यम से अंग्रेजों के सामने भारतीयों की मांगों को रखते थे और ये आशा करते थे कि अंग्रेज इन भारतीयों की मांगों को पूरा कर देंगे। तो पहले चरण का जो आरंभ होता है वह एक पार्टी के गठन के साथ होता है और यहीं से हम लोग इसको आरंभ करेंगे। एक पार्टी का गठन किया गया जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वास्तव में हुआ क्या था कि 1857 की क्रांति जब असफल हो गई तो कंपनी का शासन समाप्त हो गया और उसके स्थान पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन आरंभ हो जाता है, ताज का शासन आरंभ हो जाता है। और भारतीय धीरे धीरे अब राष्ट्रीय आंदोलन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। चुटपुट आंदोलन शुरू हो जाता है पूरे देश में। लेकिन देश में कोई ऐसा सेंटर नहीं था, कोई केंद्र नहीं था जहां से सुनियोजित तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सके। और ये मंच मिलता है, ये केंद्र मिलता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में। एक पार्टी का गठन होता है और इसी पार्टी के द्वारा आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाया जाता है। तो प्रश्न बनता है कि ये पार्टी कैसे बनाई गई, किसके द्वारा बनाई गई और इस पार्टी ने किस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया, तो इसी को हम लोग समझेंगे। एक गवर्नर जनरल का नाम मिलता है। जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई उस समय भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल जो भी कह लीजिए, उस समय जो भारत के वायसराय थे, गवर्नर जनरल थे, उनका नाम था लॉर्ड डफरिन।
लॉर्ड डफरिन। तो ऐसा माना जाता है कि 1878 ईस्वी में 1878 ईस्वी में गुप्त रूप से एक सम्मेलन का आयोजन किया था लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन ने इन्होंने एक सम्मेलन बुलाया था जिसको शिमला सम्मेलन कहा जाता है। शिमला सम्मेलन। और शिमला सम्मेलन एक गुप्त सम्मेलन था और इसी सम्मेलन में ये विचार होने लगा कि कोई एक ऐसा संगठन बनाया जाए जिससे ये राष्ट्रीय आंदोलन को चलाने वाले जो लोग हैं इनको एक मंच पे लाया जाए, और इनको जब एक मंच पे लाया जाएगा तो इनकी धड़ पकड़ आसान हो जाएगी, इनको कंट्रोल करना आसान हो जाएगा और राष्ट्रीय आंदोलन को दबाना, राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलना आसान हो जाएगा। तो एक ऐसा संगठन बनना चाहिए जो अंग्रेजों के लिए, अंग्रेज सरकार के लिए, ब्रिटिश हुकूमत के लिए एक सेफ्टी वॉल की तरह कार्य करे। तो ये गुप्त सम्मेलन की जानकारी प्राप्त होती है, कुछ इतिहासकारों के द्वारा इसके बारे में बताया गया। लेकिन मूल जो हमारा है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई, किसके द्वारा की गई और किस उद्देश्य के साथ किया गया, इसके विषय में हमको समझना है। तो इस पार्टी के स्थापना के पूर्व ही ये माना जाता है कि ये गुप्त सम्मेलन बुलाया गया था और इस सम्मेलन का एकमात्र उद्देश्य था कि एक इस तरह का संगठन बनवाया जाए जिससे इन आंदोलनकारियों को एक जगह इकट्ठा किया जा सके और इनको कंट्रोल करना आसान हो जाए। तो फिर इसी समझौते के बाद कुछ इस तरह की योजनाएं बनी जिसकी वजह से ये सारा कार्य होता है। तो हमको बेसिकली यहां से आरंभ करना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, और देखना है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, किसके द्वारा हुई। यहां से बनने वाले जो क्वेश्चन है पहले हम लोग उसको समझेंगे और फिर कैसे कैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ता है उसके बारे में समझेंगे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड डफरिन के द्वारा ये शिमला सम्मेलन, गुप्त सम्मेलन बुलाया गया था। उद्देश्य यही था कि अंग्रेज सरकार अधिक समय तक, लंबे समय तक और मजबूती के साथ भारत में बनी रहे, इसके लिए एक तरह का संगठन बनाया जाए जिससे इसको मजबूती मिलती रहे। तो कांग्रेस पार्टी कैसे बनी और कैसे कैसे आगे बढ़ी, यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे और फिर देखेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन कैसे कैसे आगे बढ़ता है। क्योंकि जब तक कांग्रेस पार्टी का गठन नहीं हुआ था तब तक ये आंदोलन चल तो रहा था, लेकिन चुटपुट आंदोलन चल रहा था देश के अलग अलग हिस्सों में। कोई व्यवस्थित तरीके का ये आंदोलन नहीं था। तो इसको एक संगठनात्मक इकाई के रूप में व्यवस्थित करने का जो कार्य किया गया वो कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया। तो कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है जो आज भी कांग्रेस पार्टी चल रही है, चुनाव लड़ रही है और लंबे समय तक स्वतंत्र भारत में प्रधानमंत्रियों को दिया है, लंबे समय तक भारत में शासन किया है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी इस समय हेड हैं इसके। तो यही पार्टी है जो स्थापित हुई थी अंग्रेजों के समय में। तो यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम लोग इसको ऊपर से देखते हैं। यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अब यहां से पहला प्रश्न यह बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और किसके द्वारा किया गया था। तो यहां पे अगर समय की बात करेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी, तो ये हुआ था 28 दिसंबर 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर दी गई। अगला प्रश्न बनता है कि किसके द्वारा यह स्थापना की गई थी, यानी इसके संस्थापक कौन थे। संस्थापक कौन थे? तो कांग्रेस पार्टी के संस्थापक एक अंग्रेज अधिकारी थे, इटावा जिले के एक रिटायर्ड कलेक्टर थे जिनका नाम था एलन एक्टोवियन होम। क्या नाम था इनका? एलन एक्टोवियन ह्यूम। शॉर्ट में हम इनको ए ओ ह्यूम बोलते हैं।
A.O. ह्यूम कहा जाता है। तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था और इसकी स्थापना किया था एक अंग्रेज अधिकारी ने, रिटायर्ड अधिकारी थे, कलेक्टर थे, उन्होंने ही इस पार्टी का गठन किया था। अब यहाँ पर इतिहासकारों में मतभेद है। आखिर एक अंग्रेज ने एक ऐसी पार्टी कैसे बना दी जो पार्टी आगे चल करके देश के आजादी की लड़ाई लड़ने लगी? तो यहाँ पर इतिहासकारों में मतभेद है। इतिहासकार दो भागों में बटे हुए हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम भारतीयों के पक्ष में झुके हुए थे और वो चाहते थे कि भारतीयों को आजादी मिलनी चाहिए, इसके लिए एक उनको मंच चाहिए, तो एक ऐसा संगठन बनाया जाए जिससे यह मजबूती के साथ संगठन को मजबूत करें और आजादी की लड़ाई मजबूती के साथ लड़ सकें। इसी उद्देश्य से इन्होंने इस पार्टी का गठन किया था। लेकिन वहीं दूसरे तरफ कुछ इतिहासकार ऐसे हैं, उनका मानना है कि नहीं, एलन ऑक्टेवियन कोई भारतीयों के पक्षकार नहीं थे, भारतीयों का हित नहीं चाहते थे। इनके पार्टी के गठन का उद्देश्य कुछ और ही था। ये पार्टी इसलिए बनाना चाहते थे कि जिससे जो चुटपुट आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, जब एक पार्टी बन जाएगी तो सारे नेता एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे और जब ये एक मंच पर आ जाएंगे, एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, तो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना, इनको कुचलना, इनको दबाना आसान हो जाएगा। तो ये राष्ट्रीय आंदोलन दब जाएगा और आजादी की लड़ाई आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो दो तरह के इतिहासकार हैं जो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के विषय में अपना अपना मत रखते हैं। जो भी हो, वो तो बाद की बात हो गई। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का उद्देश्य जो भी रहा हो ये पार्टी बनाने का, लेकिन अंततः ये भारतीयों के पक्ष में रहा। यही पार्टी आगे चल करके मजबूत हुई और आजादी की लड़ाई लड़ी और देश को आजाद भी कराया। तो मूल उद्देश्य जो भी रहा हो, इतिहासकार दो भागों में बटे हुए हैं। कुछ लोग इनका समर्थन करते हैं, कुछ लोग इनका विरोध करते हैं। जो समर्थन करते हैं उनका मानना है कि ये भारतीयों के पक्ष में काम कर रहे थे और जो विरोध करते हैं उनका मानना है कि ये भारतीयों के पक्षकार नहीं थे बल्कि अंग्रेजों के पक्षकार थे। तो जो भी रहा हो, अब तो वो बातें समाप्त हो चुकी हैं, उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा भारत पर। तो ये बात हो गई कि इसके संस्थापक कौन थे, तो नाम याद रखना है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। अगला प्रश्न बनता है कि ये पार्टी बनाई कहाँ गई, कहाँ पे बनाया गया था। स्थान की अगर हम बात कर लें, स्थान की बात कर लें तो ये पार्टी का गठन कहाँ पे किया गया था, तो ये पार्टी का गठन किया गया था बंबई में। और बंबई में एक स्थान है, वहीं पे ये पार्टी बनाई गई थी। तो स्थान का नाम हो जाएगा बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में। ये स्थान का नाम है। बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में इस पार्टी का गठन किया गया था। अगला प्रश्न बनता है कि इस पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए, प्रथम अध्यक्ष कौन थे। प्रथम अध्यक्ष, अक्सर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो कुछ लोग गलती से एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को इसका अध्यक्ष मान लेते हैं। नहीं, ये केवल इसकी स्थापना किए थे, लेकिन इसकी अध्यक्षता एक भारतीय ने किया था और उस भारतीय का नाम क्या है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या नाम है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इनको शॉर्ट में हम लोग बीसी बनर्जी बोलते हैं, बीसी बनर्जी बोलते हैं। तो यह नाम आपको याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था, लेकिन इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी बीसी बनर्जी को बनाया गया था। अगला प्रश्न बनता है कि इसका पहला अधिवेशन कहां पर हुआ, पहला सत्र या पहला अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, इस पार्टी का गठन किया गया बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में और इसका पहला अधिवेशन बंबई में ही होता है। एक विद्यालय था, उसी विद्यालय में इसका पहला अधिवेशन आयोजित किया जाता है और उस विद्यालय का नाम क्या था, उस विद्यालय का नाम था
गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, बंबई। तो ध्यान रखना है आपको कि जो स्थापना हुई थी वो ग्वालियर टैंक मैदान में हुई थी, लेकिन इसका जो पहला अधिवेशन होता है वो पहला अधिवेशन गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका पहला अधिवेशन किया जाता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि ये पार्टी जो बनाई गई 8 दिसंबर 1885 को, इसके पूर्व ही एक पार्टी का गठन हो चुका था, इसी का ये परिवर्तित नाम है। यानी 1884 में ही ये पार्टी बना दी गई थी, लेकिन दूसरे नाम से ये पार्टी बनी थी और बाद में 28 दिसंबर 1885 को इसका नाम चेंज कर दिया जाता। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्व नाम क्या था। तो अगर पूर्व नाम की बात करें, पूर्व नाम, तो इसका पूर्व नाम क्या था? तो इसका पूर्व नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, भारतीय राष्ट्रीय संघ। और इसकी स्थापना की गई थी 1884 ईस्वी में। 1884 ईस्वी में ये पार्टी बनाई गई थी और इसी पार्टी का नाम बदल करके क्या रख दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया। कब रखा गया? 28 दिसंबर 1885 को। तो वर्तमान नाम क्या हो जाएगा? वर्तमान नाम क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से कब आता है? तो ये आता है 28 दिसंबर 1885 को। एक क्वेश्चन और पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो रखा गया, ये किसके सलाह पे ये नाम परिवर्तित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी के सलाह पर ये नाम का परिवर्तन किया गया था। कौन थे? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी के सलाह पर, दादा भाई नौरोजी के सलाह पर इस पार्टी का नाम बदल दिया गया। तो ये कुछ बातें हो गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित, कुछ आंकड़े हो गए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर हम लोग कुछ और आंकड़ों को देखते हैं अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे देखते हैं कांग्रेस से संबंधित कुछ और आंकड़े। अगला क्वेश्चन ये पूछता है कि इस पार्टी का जब पहला अधिवेशन हुआ गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, तो सदस्यों की संख्या कितनी थी? यानी जो पहला अधिवेशन हुआ था, प्रथम अधिवेशन 1885 था, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? सदस्य संख्या, सदस्य संख्या। तो शुरुआत में जब पार्टी का गठन हुआ और पहला अधिवेशन हुआ, तो इसमें सदस्यों की कुल संख्या 72 था। कितना था? 72 था। तो ये पार्टी बना दी गई, इतने सदस्यों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अब इसकी सूचना पूरे देश को दिया गया कि एक पार्टी का गठन हो चुका है, जो लोग राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं वो इसके साथ जुड़ सकते हैं। तो इसकी सूचना दी गई। तो प्रश्न पूछता है सूचना किसके माध्यम से दी गई थी? सूचना। तो उस समय कोई सोशल मीडिया तो था नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी नहीं हुआ करता था, केवल प्रिंट मीडिया हुआ करता था। तो मद्रास में एक समाचार पत्र छपता था हिंदू के नाम से, उसी समाचार पत्र में इसकी सूचना दी जाती है और लोगों को इसकी जानकारी होती है कि एक पार्टी का गठन कर दिया गया है। तो कहां पे सूचित किया गया था? हिंदू नामक समाचार पत्र के माध्यम से,
हिंदू नामक समाचार पत्र के माध्यम से। और ये जो हिंदू समाचार पत्र था, ये मद्रास का समाचार पत्र हुआ करता था। तो मद्रास का एक समाचार पत्र था, उसी में इसका प्रकाशन किया गया और लोगों को जानकारी दिया गया कि इस पार्टी का गठन हो चुका है। अब कुछ और प्रश्न बनते हैं यहां से। जैसे अगला क्वेश्चन पूछता है कि जिस समय इस पार्टी का गठन किया गया, उस समय भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, वायसराय या गवर्नर जनरल। जिस समय यह पार्टी का गठन किया गया 1885 में, उस समय भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे? तो उस समय वायसराय कौन थे? इनका नाम था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। ये 1884 में वायसराय बन के आते हैं और 1888 तक ये वायसराय के पद पर रहते हैं। कब तक? 1888 तक। तो इस समय भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे। एक क्वेश्चन और पूछता है कि जिस समय इस पार्टी का गठन किया गया, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री। ब्रिटिश प्रधानमंत्री। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था ग्लैडस्टोन। क्या नाम था? ग्लैडस्टोन। नाम याद रखना है। क्या नाम था इनका? ग्लैडस्टोन था। तो ये बात क्लियर हो गई। कुछ और प्रश्न बनते हैं यहां से। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे माना जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे माना जाता? फाउंडर किसे माना जाता? तो इसकी स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना एलन ऑक्टोबियन हुम ने किया था। इसीलिए इन्हीं को कांग्रेस पार्टी का जनक माना जाता है। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम। एलन ऑक्टोवियन होम। तो एलन ऑक्टोवियन होम ही इस पार्टी के क्या माने जाते हैं? जनक माने जाते हैं। और इसकी घोषणा कब की गई थी? तो इसकी घोषणा की गई है 1912 ईस्वी में। कांग्रेस पार्टी के जनक के रूप में घोषणा हुई है 1912 ईस्वी में। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे कारण था। कारण यह था कि एक अंग्रेज अधिकारी थे, उनके द्वारा एलन ऑक्टोवियन होम की जीवनी लिखा गया और उसी जीवनी में इन्होंने स्पष्ट किया कि इस पार्टी में इनका क्या योगदान रहा है, किस तरह से इन्होंने इस पार्टी का गठन किया। तो अंततः लोगों को पता चला कि किस तरह से ये पार्टी किसके द्वारा बनाई गई। उसके बाद ये घोषित किया गया कि फाउंडर कौन है? तो फाउंडर एलन ऑक्टोवियन होम है। तो इनकी जीवनी लिखा गया था। जीवनी, बायोग्राफी जिसको कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि एलन ऑक्टोवियन होम की जीवनी किसके द्वारा लिखा गया था? तो आंसर क्या होगा? उनका नाम था, एक अंग्रेज थे जिनका नाम था विलियम वेडरवर्न। इन्होंने 1912 ईस्वी में जब इनकी मृत्यु हो गई, एलन ऑक्टोवियन होम की मृत्यु हो गई, तो इनका जीवनी लिखा और इसी जीवनी में बताया कि किस तरह से इन्होंने कांग्रेस पार्टी का गठन किया था और उसके बाद इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक माना जाने लगा। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है कि इसकी जीवनी किसके द्वारा लिखा गया था। तो इनकी जीवनी विलियम वेडरवर्न के द्वारा लिखा गया था। और यहीं से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कौन है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक एलन ऑक्टोवियन होम हो जाते हैं। तो बात क्लियर हो गई होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में एग्जामिनर के द्वारा बनाया जाता है, वो बनता है। तो इसका भी एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना हो गई। अब इसके आगे क्या हुआ उसके बारे में समझिए। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी बनाई गई थी, इसका मूल उद्देश्य यही था कि जो सामाजिक विषय है, जो प्रशासनिक विषय है, उस पे हम लोग विचार विमर्श करेंगे, अंग्रेजों के सामने मांगों को रखेंगे और अपनी मांगों को पूरा करवाएंगे। इसके अलावा संगठन को मजबूत करेंगे, भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करेंगे, लोगों को प्रोत्साहित करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन के लिए। तो ये तमाम उद्देश्यों को लेकर के ये पार्टी का गठन किया गया था। जब ये पार्टी गठित की गई और पहला अधिवेशन हुआ, तो इस पहले अधिवेशन में अंग्रेजों के सामने 9 सूत्री मांगे रखी गई। तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपने पहले अधिवेशन में 9 सूत्री का घोषणा पत्र पास कराया गया और वो अंग्रेजों के सामने रखा गया। 9 सूत्री मांग का मतलब है कि उसमें 9 प्रकार की मांगे की गई थी कि इन मांगों को पूरा किया जाए, ये भारतीयों को मिलना चाहिए, भारतीयों के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो 9 सूत्री मांगे की गई। जब पहला अधिवेशन हो गया, पार्टी बन गई, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इसका आलोचना करना शुरू कर दिया। खासकर अंग्रेज इसका मजाक उड़ाते थे कि यह एक छोटी सी पार्टी है, 72 सदस्यों की पार्टी है, ये पार्टी क्या देश को आजाद कराएगी। और सबसे पहले जो आलोचना किया था इस पार्टी का, वो उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल यानी लॉर्ड डफरिन के द्वारा आलोचना किया गया और एक टिप्पणी किया गया था, एक स्टेटमेंट दिया गया था लॉर्ड डफरिन के द्वारा कांग्रेस पार्टी के संबंध में। और टिप्पणी किया था, टिप्पणी में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी भारत में अल्पसंख्यक समुदाय का एक संगठन है और इनकी संख्या बहुत तुच्छ है, बहुत निम्न है, इनके द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो ये टिप्पणी लॉर्ड डफरिन की आती है। आगे चल के कुछ अन्य गवर्नर जनरल जब बन के आए, उसमें एक गवर्नर जनरल का नाम मिलेगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे उनको। उनका नाम है लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन ने एक ऐसा काम किया था जिससे राष्ट्रीय आंदोलन बहुत हिंसक रूप में आ गया था, बंगाल का विभाजन कराया था, आगे पढ़ेंगे। 1905 ईस्वी में उन्होंने बंगाल का विभाजन करा दिया था। और उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी के संबंध में, ये लोग ईर्ष्या करते थे, कांग्रेस पार्टी से ईर्ष्या करते थे, क्योंकि देश में अब एक ऐसा संगठन बन चुका था जो आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहता था। तो अंग्रेज इस पार्टी से ही ईर्ष्या करते थे और तरह तरह के स्टेटमेंट इसके खिलाफ देते रहते थे। तो लॉर्ड कर्जन ने भी एक स्टेटमेंट दिया कांग्रेस पार्टी के बारे में। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी, ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने कहा, लॉर्ड कर्जन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने मौत की घड़ियां गिन रही है और भारत में रहते हुए मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं कांग्रेस पार्टी को मरता हुआ देख सकूं। इस तरह का स्टेटमेंट दिया गया था कांग्रेस पार्टी के विषय में। इसके अलावा कुछ भारतीयों के द्वारा भी कांग्रेस पार्टी की आलोचना की जा रही थी, क्योंकि शुरुआत में जब कांग्रेस पार्टी बनाई गई तो इसका साल भर में केवल एक ही अधिवेशन होता था। एक बार अधिवेशन होता था, प्रस्ताव पास कराए जाते थे और फिर साल भर की छुट्टी हो जाती थी, फिर कोई अधिवेशन नहीं होता था। तो कुछ भारतीयों के द्वारा भी इसकी आलोचना की गई, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी, जैसे लाला लाजपत राय, जैसे बाल गंगाधर तिलक, तमाम लोगों ने इस पार्टी की आलोचना किया। बाल गंगाधर तिलक ने तो ऐसे लाइन का इस्तेमाल किया कि आप सुनेंगे तो फिर आश्चर्य में पड़ जाएंगे। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि अगर हम वर्ष में केवल एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो हमको आजादी कभी नहीं मिलेगी। उनके कहने का मतलब ये था कि साल भर में केवल एक अधिवेशन होगा, एक बार प्रस्ताव पास होगा, उसके बाद शांति स्थापित हो जाएगी, तो अंग्रेज इतनी आसानी से देश को छोड़कर जाने वाले नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों के द्वारा आ, इसकी आलोचना किया गया। कुछ और लोगों के द्वारा कुछ बातें कही गई, जैसे एक विद्वान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वास्तव में वो एक वार्षिक मेले की तरह है। भारत के जो पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, ये वार्षिक मेले में हिस्सा लेते हैं, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के बस की बात और कुछ नहीं है। तो ये सारी बातें इसके पहले अधिवेशन से संबंधित थी। तो कांग्रेस पार्टी का गठन हो गया और गठन होने के बाद बंबई में ही इसका पहला अधिवेशन हुआ। अब पहले अधिवेशन के बाद फिर अब दूसरे अधिवेशन पर चलेंगे और देखते हैं दूसरे अधिवेशन में क्या हुआ, क्या घटनाएं हुई। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद इसके दूसरे अधिवेशन पर चलते हैं।
चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। द्वितीय अधिवेशन। द्वितीय अधिवेशन। तो कुछ क्वेश्चंस यहां से बनता है, जैसे द्वितीय अधिवेशन कब हुआ, यानी इसका समय क्या था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ष में एक अधिवेशन होता था, तो पहला अधिवेशन 1885 में हो गया था, तो दूसरा अधिवेशन 1886 में होगा। 1886। स्थान क्या था, कहां पे यह अधिवेशन हुआ था। तो जो दूसरा अधिवेशन होता है, ये दूसरा अधिवेशन, पहला अधिवेशन तो बंबई में हुआ था, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में होता है, यानी बंगाल में होता है, कलकत्ता। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, कलकत्ता अधिवेशन यानी जो दूसरा अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता किसने किया था। अध्यक्ष, तो इसमें अध्यक्ष बनाए गए थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। और सदस्य संख्या, तो पहले अधिवेशन में सदस्य संख्या कितनी थी, केवल 72 थी। लेकिन एक साल के अंदर बहुत सारे लोग इसके साथ जुड़ गए और इनकी सदस्य संख्या कई गुना बढ़ गई। और जब दूसरा अधिवेशन हुआ तो सदस्यों की संख्या 434 हो गई। 434 सदस्य हो गए। सोचिए कै गुना सदस्य बढ़ गए, यानी ये पार्टी बहुत तेजी से ग्रोथ किया। तो शुरुआत में अंग्रेज इसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब इनके हाथ पांव फूलने लगे कि अगर ये पार्टी इसी तरह से ग्रोथ करती रही, इसी तरह से मजबूत होती रही, तो आगे चल करके ये ब्रिटिश सरकार के लिए समस्याएं उत्पन्न करेगी। तो अब ये लोग इसके खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिए कि कांग्रेस पार्टी को किसी भी तरीके से कमजोर किया जाए। तो कमजोर कैसे होगा, तो जो कांग्रेस पार्टी बनाई गई थी इसमें हिंदू सदस्य भी थे, मुस्लिम सदस्य भी थे, सारे सदस्य थे। तो अंग्रेजों ने एक षड्यंत्र रचा, और षड्यंत्र क्या था, षड्यंत्र ये था कि हिंदू और मुसलमानों में फूट डाली जाए। अगर हिंदू मुसलमानों में फूट पड़ गई तो ये पार्टी वैसे ही कमजोर पड़ जाएगी। और इसके लिए अंग्रेजों ने दो लोगों को तैयार किया। कौन कौन थे, दो लोगों को तैयार किया गया। एक मुस्लिम नेता थे जिनका नाम था सर सैयद अहमद खां। क्या नाम था, सर सैयद अहमद खां। बहुत पॉपुलर व्यक्ति थे। और धर्म सुधार आंदोलन जो चल रहा था, पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन चल रहा था, तो ये अलीगढ़ आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। किससे संबंधित थे, अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन। और इस आंदोलन का सूत्रपात ही इन्होंने इसी तर्ज पे किया था कि हम अंग्रेजों का समर्थन करेंगे और बदले में अंग्रेज सरकार से मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षण प्राप्त करेंगे, सरकारी नौकरियों में सीटें प्राप्त करेंगे, मुस्लिम समुदाय को सुविधाएं प्रदान करवाएंगे। इसी उद्देश्य से सर सैयद अहमद खां शुरुआत से ही अंग्रेजों के पक्ष में झुके हुए थे, अंग्रेजों के समर्थक थे। तो यहाँ पे क्या किया अंग्रेजों ने, जब देखा कि कांग्रेस पार्टी तेजी से डेवलप कर रही है, तो इसको कमजोर करने के लिए इन्होंने सर सैयद अहमद खां को तैयार किया और कहा कि आप कांग्रेस पार्टी के विरोध में दुष्प्रचार करिए कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की हितैषी नहीं है, इसीलिए कोई भी मुसलमान कांग्रेस पार्टी के साथ ना जुड़े। तो ये काम इन्होंने शुरू कर दिया और कांग्रेस पार्टी के विरोध में इन्होंने प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की हितैषी पार्टी नहीं है, इसीलिए इसके साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों को नहीं जुड़ना चाहिए। तो ये षड्यंत्र आरंभ हो गया अंग्रेजों के सलाह पर सर सैयद अहमद खां के द्वारा। तो अंग्रेजों ने यह षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया दूसरे ही अधिवेशन से कि कांग्रेस पार्टी को कमजोर किया जाए। और हिंदुओं में फूट डालने के लिए इन्होंने एक और व्यक्ति को तैयार किया, हिंदुओं में भी फूट पड़े, हिंदू भी इससे छिटक जाए, कांग्रेस पार्टी कमजोर हो जाए। और उनका नाम था राजा शिव प्रसाद। राजा शिव प्रसाद। तो ये दो लोगों को तैयार किया गया कांग्रेस पार्टी के अंग्रेजों के द्वारा कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध कि कांग्रेस पार्टी जिससे कमजोर हो जाए। अब कांग्रेस पार्टी क्या करे, गुलाम भारत में
पार्टी को चलाना और सबको साथ लेकर चलना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन बड़ी ही बुद्धिमानी से कांग्रेस पार्टी फूंक फूंक के कदम रख रही थी कि हम अंग्रेजों के नजर में भी ना आए, किसी कानून का भी उल्लंघन भी ना हो, क्योंकि अगर किसी कानून का उल्लंघन करते तो तुरंत अंग्रेजों के द्वारा इस पार्टी को बैन कर दिया जाता और इन सारे नेताओं को जेल में डाल दिया जाता, तो उससे भी बचना था। अब कांग्रेस पार्टी क्या करे, इधर सर सैयद अहमद खां मुसलमानों को भड़का रहे थे और इधर राजा शिव प्रसाद हिंदुओं को भड़का रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी अपने आप को कैसे बचाए। तो इसका एक बीच का रास्ता निकाला कांग्रेस पार्टी ने, एक ऐसा निर्णय लिया कि उसके बाद इन लोगों का जो षड्यंत्र था ये षड्यंत्र ही फेल हो जाता है। तो क्या निर्णय लिया उसके बारे में समझिए, ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। ये दूसरे अधिवेशन से संबंधित कुछ आंकड़े हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम लोग चलते हैं तीसरे अधिवेशन पर और देखते हैं तीसरे अधिवेशन में क्या हुआ था। अब हम लोग चलते हैं तीसरे अधिवेशन पर और देखते हैं तृतीय अधिवेशन में क्या हुआ, इस समस्या से निजात पाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था। तो चलते हैं तृतीय अधिवेशन पर। तृतीय अधिवेशन, तो यहां भी वहीं से शुरू करेंगे हम लोग कि तीसरा अधिवेशन कब हुआ, कहां पर हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ। तो अगर समय की बात करें तो कांग्रेस पार्टी का तीसरा अधिवेशन अगले वर्ष में होगा, तो पहला अधिवेशन 85 में, दूसरा 86 में और तीसरा 87 में हो जाएगा, तो 1887 हो गया। अगर स्थान की बात करें तो पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, तीसरा अधिवेशन होगा मद्रास में, मद्रास। तो ध्यान रखिएगा कांग्रेस पार्टी के जितने अधिवेशन हुए हैं स्थान बदल बदल करके पूरे भारत में घूम घूम करके ये अधिवेशन होता रहा है। तो यहां पर 1887 में तीसरा अधिवेशन हुआ और ये अधिवेशन मद्रास में संपन्न हुआ और इस अधिवेशन में जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया पार्टी के द्वारा वो अध्यक्ष पद को लेकर लिया गया। यहां पर चूंकि सर सैयद अहमद खां षड्यंत्र कर रहे थे, मुसलमानों को भड़का रहे थे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने इस अधिवेशन में अपना अध्यक्ष ही मुस्लिम बना दिया जिससे यह षड्यंत्र नाकाम हो जाए। तो यहाँ पे अध्यक्षता किया एक मुस्लिम सदस्य ने और उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। तो बदरुद्दीन तैयब जी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया और इस तरह से अंग्रेजों का जो षड्यंत्र था कि मुसलमानों को भड़काया जाए वो षड्यंत्र नाकाम हो गया, क्योंकि जब अध्यक्ष ही मुस्लिम है तो वो पार्टी मुस्लिम विरोधी कैसे हो सकती है। तो एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों के द्वारा किए जाने वाले षड्यंत्र को नाकाम कर दिया। तो यहां से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में कि कांग्रेस पार्टी के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। किस अधिवेशन में इनको अध्यक्ष बनाया गया था, तो तीसरे अधिवेशन में 1887 में मद्रास अधिवेशन में इनको अध्यक्ष बनाया गया था। अगला क्वेश्चन यहां से बनेगा सदस्य संख्या। सदस्य संख्या, तो दूसरे अधिवेशन में सदस्य संख्या 434 थी, इस अधिवेशन में संख्या और बढ़ गई और 607 मेंबर हो गए इस पार्टी में। तो सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 607 हो गई। एक और महत्वपूर्ण कार्य हुआ था इस अधिवेशन के माध्यम से, इस अधिवेशन में पहली बार तमिल भाषा में कांग्रेस के मंच से भाषण दिया गया था। पहली बार तमिल भाषा में भाषण, तमिल भाषा में भाषण दिया गया था। इसके अलावा 30,000 प्रतियां छपवाई गई थी तमिल भाषा में और उसको बांटा गया था जिसपे कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य लिखा हुआ था। तो ये तमाम काम होता है तीसरे अधिवेशन में। तो अंग्रेजों के द्वारा ये षड्यंत्र नाकाम हो गया जो अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। अब क्या करें अंग्रेज, अब अंग्रेजों ने योजना बनाया
कि इनको कुचल दिया जाए, इस पार्टी को दबा दिया जाए, कानूनी कटघरे में खड़ा करके कांग्रेस पार्टी को बैन कर दिया जाए। तो फिर मुसीबत था कांग्रेस पार्टी के समय सामने। तो कांग्रेस पार्टी अब क्या करे? तो कांग्रेस पार्टी ने एक नया रास्ता अपनाया इस समस्या से बचने के लिए, जो शक्ति के दम पर अंग्रेजों के द्वारा दबाने का प्रयास किया जा रहा था कांग्रेस पार्टी को। और ये अगली घटना होती है अगले अधिवेशन में। हम लोग अगले अधिवेशन पे चलते हैं, चौथा अधिवेशन, कांग्रेस पार्टी का चौथा अधिवेशन। कांग्रेस पार्टी का चौथा अधिवेशन होता है। तो यहां भी पहला प्रश्न तो वही है कि समय क्या है? समय, तो पहला अधिवेशन 85 में, दूसरा 86 में, तीसरा 87 में, तो चौथा अधिवेशन क्या हो जाएगा? 1888 में। तो 1888 में हुआ कहां पर? स्थान क्या था? तो ये अधिवेशन होता है इलाहाबाद में। इलाहाबाद, आज का प्रयागराज, तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में आयोजन किया जाता है। और अध्यक्ष इस बार क्या किया गया? अंग्रेजों के सामने, चूंकि अंग्रेज इसको शक्ति के दम पर कुचलना चाहते थे, तो अंग्रेजों के सामने एक अंग्रेज को ही खड़ा कर दिया जाता है। यानी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष एक अंग्रेज सदस्य को बना दिया जाता है। और उस अंग्रेज सदस्य का नाम क्या था? उनका नाम था जॉर्ज यूल। क्या नाम था? जॉर्ज यूल। तो जॉर्ज यूल को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया। इस तरह से अंग्रेजों का ये चाल भी नाकाम हो गया कि शक्ति के दम पर इस पार्टी को कुचल दिया जाए, क्योंकि जिस पार्टी का अध्यक्ष ही अंग्रेज है, उसके खिलाफ इस तरह का दमनात्मक कार्रवाई अंग्रेज कैसे करते? तो ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस पार्टी के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा जॉर्ज यूल। अगर सदस्यों की संख्या की बात करें, सदस्य संख्या, तो यहां पे सदस्य संख्या और बढ़ गई और करीब 1248 सदस्य इसमें हो गए। यानी बहुत तेजी से ये ग्रोथ कर रहा है। तो ये सारी चीजें चलती रही। ये हर साल एक अधिवेशन होता था और इसी अधिवेशन में कुछ प्रस्ताव पास किए जाते थे। इन प्रस्तावों के माध्यम से अंग्रेजों के सामने कुछ मांगे रखी जाती थी और उसको पास कराने का प्रयास किया जाता था। तो ये प्रक्रिया चलती रही कब तक? ये प्रक्रिया चलती रही 1905 तक। लेकिन 1905 में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसके बाद ये आंदोलन का रूपरेखा बदल गया। और जो आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा था, उसमें हिंसक कार्रवाइयां शुरू हो गई। और यहां से शुरू होता है राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण। और दूसरे चरण को कहा जाता है गरमपंथी विचारधारा, उग्रवादी विचारधारा। और यहाँ पे नए नए नेता जुड़ जाते हैं। लाल बाल पाल के नाम से आप परिचित होंगे। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, बहुत सारे गरमपंथी नेता इसमें आ जाते हैं। बंगाल के विभाजन के साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन की रूपरेखा बदल जाती है। तो यहाँ पर जो पहला चरण हुआ है, इस चरण में कोई इस तरह की घटना नहीं हुई है, सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है। तो इस तरह से जैसे ये अधिवेशन चल रहा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये ऐसे चलता रहेगा 1905 तक। 1905 से प्रक्रियाएं बदलेंगी और वहां पे बहुत सारी घटनाओं का जन्म होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके अगले कालखंड को देखेंगे और देखेंगे 1905 से क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं और कैसे कैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ता है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने पहले चरण की कुछ बातों को देख लिया। ये चरण शांतिपूर्वक था, इसमें कोई राजनीतिक घटना घटित नहीं हुई है, बस अधिवेशन होता था और अधिवेशन से संबंधित कुछ प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में, उन प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके अगले सेगमेंट में। और तब तक के लिए हर बार की तरह सारे व्यूअर्स से वही अपील है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को दबाइए जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी नोट के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद।